हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग पहली बार विजिट किए हैं चैनल पर, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप लोग आंसर देते चलिएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं आएगा उसको आप देखते चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, याद करनी है। तो आपको ध्यान से देखना है कि किस लेवल्स के क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज़ आप अगर ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को करेंगे तो आपकी तैयारी जो है कि बेहतर होगी, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कम समय में हम लोग अधिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में 30 क्वेश्चन हमने टारगेट रखा है। हालांकि किसी में 25 और किसी में 35 और 40 क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकते हैं। बाकी आप अगर और भी क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक दिन में 50 से क्वेश्चन कर किया जा सकता है, जैसे कि आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने रहा आज का पहला क्वेश्चन। 106 नंबर से शुरू करेंगे, 140 नंबर तक के सभी क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 35 क्वेश्चन जो है कि डिस्कस होंगे आज के। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ऑप्शन आपके रहे हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, कि जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे भारत में अगर हम सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाने वाला जो प्रदेश है उसकी बात करें तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो नदियों द्वारा मिट्टी निर्मित होने वाली है तो वो कौन सी मिट्टी है? तो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को एक बार निश्चित रूप से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग को भी यहाँ से जो है कि बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर सकें। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तभी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 दिया है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? यानी जो भारत में कुल विद्युत उत्पादन होता है, जल द्वारा जो है विद्युत उत्पादन कितना होता है, ये आपको बताना है। 10%, 12%, 20%, 22%। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कुल विद्युत का जो योगदान है उसमें जल विद्युत का योगदान तो है आपका 10%। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1911 जनगणना, 21 जनगणना, 31 और 41 में से कौन सा जो है कि डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 109 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 1921 में जो जनगणना हुई थी जनसंख्या अध्ययन के बारे में, उस वर्ष को डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? चेन्नई में, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम। या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात करें अगर कि जो हमारे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110। तो तमिलनाडु में अगर सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने की बात की जाए तो जो तमिलनाडु में सबसे अधिक पाया जाता है तो वो है आपका कोयम्बटूर। यानी यहाँ पर जो है कि सूती वस्त्र के कारखाने आपको सबसे अधिक देखने को मिलते हैं पूरे तमिलनाडु के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जो है कि राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात करें अगर हम राज्य में रबड़ के उत्पादन के बारे में, तो जब से सबसे अधिक उत्पादन करता है तो वो है आपका केरल राज्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 112 नंबर। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है कोटापुरम को कोल्लम से, सादिया को धुबरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया को कोलकाता से। या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो है किसको किसको जोड़ता है?
तो ये दोस्तों आपका जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए, सोना खनन, अभ्रक खनन, लौह अयस्क खनन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, तांबा खनन के लिए जो है कि क्षेत्रीय बेल्ट सबसे प्रसिद्ध है राजस्थान का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कि फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, बालन नदी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फतुहा के पास जो गंगा में मिलती है वो है आपकी पुनपुन नदी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जो जलवायु है किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG, AW, CAW, CBW। तो 115 नंबर का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CWG। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की अगर जलवायु की बात करें तो CWG द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। मुजफ्फरपुर सॉरी दोस्तों, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः जो है कि पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़क, प्राचीन जलोढ़क, या लाल मिट्टी। तो 116 नंबर का क्वेश्चन जो करेक्ट बनेगा, नवीन जलोढ़क जो है कि ये मिट्टी जो है इन मिट्टियों की अधिकांशतः पाई जाने वाली मिट्टियां हैं मुजफ्फर में, दरभंगा में और चंपारण जिले में। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए बिहार से है तो बिहार से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कभी भी जो है कि छोड़ नहीं सकते हैं, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। एक एक चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है और किस तरीके से पूछा गया है। आपको एग्जाम में उसी लेवल की आपको तैयारी भी करनी है। बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चंस की। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सबसे अधिक जूट उत्पाद करने वाला कौन सा जिला है ये आपको बताना है। तो वो जिला है आपका पूर्णिया। ठीक है, आपका जिला है पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी नदी, सोन, गंडक, कमला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 118 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा गंडक, यानी कि गंडक नहर पे जो है कि गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर जो है कि निर्मित है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालान फोर्ट। 119 नंबर का क्वेश्चन जो है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में जो है कि उन्होंने को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये आपको ध्यान देना है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद, क्या सब चीज़ें पढ़ के जानी है। धर्म से रिलेटेड देखे हैं कि आपको बहुत सारी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ पर जैन धर्म से आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिला था बौद्ध धर्म से। और जो लोग दोस्तों कहना चाहेंगे कि पिछले जो प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, क्योंकि ये देखिए तीसरा क्वेश्चन पेपर है, तीसरा जो है कि पार्ट बनाए हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर जो है कि सेशन में 30 क्वेश्चन जो है कि मैंने रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 90 के आसपास जो है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं पूरे जो है कि पेपर के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 120 नंबर। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था तो जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था हुंकार। अगला क्वेश्चन, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रेवतीनाग, यदुनाग सॉरी फ्रेंड, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सान्याल, या मजरूल हक। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन है कि
22-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, केएन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 123 नंबर की बात करें तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर, क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन की। तो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो है कि कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात करेंगे अगर 124 नंबर क्वेश्चन की, करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे तो जयप्रकाश नारायण जी। अगला क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात करें अगर बिहार से अगर भारतीय संविधान के सदस्यों की बात की जाए तो आपको पता होगा कि एएन सिन्हा भी थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आपका कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जीएस लाल, वहाब अली या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 126 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मोहम्मद यूनुस जो है 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था किसमें? बिहार में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे हो गया बी। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इन्होंने माना है जो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता, तो लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को याद रखेंगे। बाकी अलग अलग लोगों ने जो है कि अलग अलग को माना है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128, तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? यानी पटना जो लॉन था उसको गांधी मैदान के रूप में उसका नाम जो है कब बदला गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, उपयुक्त में से या कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है क्या कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर भी राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बात करें अगर हम कॉर्प्स, कैडेट कॉर्प्स, इंपीरियल का कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जिसने की थी तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो 19 जुलाई 1905 में, 7 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी ये आपकी की गई थी 19 जुलाई 1905 में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे जो है कि मृत्यु दंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें दी गई थी कर्नल वाइली की हत्या के रूप में जिसे मृत्यु दंड मिला था तो वो थे आपके मदन लाल धिंगरा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 133 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च आयुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 133 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है भारतीय उच्चायुक्त पद के लिए जो है कि अधिनियम जो है कि सृजन हुआ था। अगला क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया?
प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी में भाग लिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 134 का जो राइट आंसर बनेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर जो है ई बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922, 1924, 28, 30। तो गांधी जी ने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्षता की है? तो वो था आपका 1924 का अधिवेशन। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बात करते हैं 136 नंबर क्वेश्चंस की। तो इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर होगा आपका वेवेल। ठीक है, ये जो है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इसके बाद बात करते हैं 137 नंबर की। तो नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये लिखा था रहमत अली ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 138। 138 नंबर क्वेश्चन है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कार्नवालिस, कर्जन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये किसने किया था? तो इसने घोषित किया था, तो वो किए थे किसने? तो विलियम बेंटिक ने ये घोषित किया था कि जो सती है वो गैर कानूनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 139 नंबर क्वेश्चन। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850, 1895, 1900, 1905, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, सरदार पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये की गई थी आपके सरदार पटेल की, इन्होंने जो है कि राज्य विभाग की स्थापना इनकी अध्यक्षता में की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं आगे, तो देखिए मैंने पहले ही बोला था कि 1905, 1906, 106 से लेकर के 140 तक के क्वेश्चन हम जो है कि जीके जीएस के डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद की बात करें तो वहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है, और आज के सेशन में हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग जीके जीएस का जो एक सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें चलेंगे। बाकी जो अगर मैथ का है तो आप अगर रिकमेंड करेंगे, अगर आपकी ज़रूरत है आप कमेंट करिए। उसके बाद जो है कि मैथ पे भी आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको रीजनिंग पे भी देखने को वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और आगे जो है हम बात करें तो अगले साल का जो है कि पेपर आपको 2019 को देखने को मिलेगा अगले सेशन में। तो उसको भी देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।